गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले वाले वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कशन किया था कि कहाँ से इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है, इकोनॉमिक्स की डिफिनीशंस क्या हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, इकोनॉमिक साइंस है या आर्ट्स है, और हम ऐसे करते इकोनॉमेट्रिक्स तक गए थे। अब हम मैक्रो इकोनॉमी पर आने से पहले कुछ वर्ड्स का जिक्र करना चाहते हैं आपसे, जिनका यूज़ आप शुरू से देखते चले आ रहे हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं। तो यहाँ जाने से पहले हम उन वर्ड्स पर आना चाहते हैं। जो पहला वर्ड है वो है वणिकवाद। मर्केंटलिस्ट। मर्केंटलिज्म। और इन अर्थशास्त्रियों को हम मर्केंटलिस्ट के नाम से जानते हैं, चूंकि यह व्यापार पर ज़्यादा फोकस्ड थे, इसी कारण उन्हें हम वणिकवादी कहते हैं। और इनको हम एक सर्टेन पीरियड में देखते हैं, जैसे 16 से 17th सेंचुरी। इनमें विलियम पेटी का नाम आता है, उसी तरीके से थॉमस मून का नाम आता है, डेविड ह्यूम का नाम आता है, कैंटिलोन का नाम आता है। और विलियम पेटी को हम फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं। फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब इनके कंट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो इनके कंट्रीब्यूशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम प्रोडक्शन का एक फंक्शन ले लें तो कहते हैं कि लेबर और लैंड, ये दो तरीके के प्रोडक्शन फंक्शन, ये प्रोडक्शन फंक्शन में यूज किए जाने वाले दो तरीके के वेरिएबल्स, जिसमें वो कहते हैं कि ये जो लेबर है ये फादर, और जो दूसरा है लैंड, ये है मदर। तो कहते हैं लेबर इज द फादर, लेबर इज द फादर एंड लैंड इज द मदर ऑफ ऑल वेल्थ। आप जानते हैं कि फिर बाद में ये जो प्रोडक्शन का फंक्शन है, इसमें हम लेबर, कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योरिटी सी बढ़ाते चले जाते हैं। तो आप इनको हाईलाइट करने का काम जो था विलियम पेटी का माना जाता है। इस रूप में इनका कंट्रीब्यूशन अर्थशास्त्र में बहुत ज़्यादा है। अब जो दूसरा ग्रुप था जो मर्केंटलिस्ट का विरोधी ग्रुप था, उसको हम कहते हैं फिजियोक्रेट्स। यह फ्रांस के अर्थशास्त्रियों का ग्रुप था, जिनको हम प्रकृतिवादी कहते हैं। और यहाँ से हम फिजियोक्रेसी की बात करते हैं, प्रकृतिवाद की। तो प्रकृतिवाद चूंकि प्रकृति की उदारता में विश्वास रखता है, उनसे एक बार कहा गया कि आपको क्या कहा जाए, अर्थशास्त्री कहा जाए, तो कहते हैं नहीं, हमको अर्थशास्त्री न कह करके हमको प्रकृतिवादी कहिए। तो ये प्रकृतिवाद का मतलब फ्रांस के अर्थशास्त्रियों के ग्रुप से है। और यह जो दौर रहा वो 18th सेंचुरी तक था, 18वीं शताब्दी तक। उसके बाद हम आते हैं क्लासिकल पर। क्लासिकल्स एक वर्ड है जिसकी सबसे पहले चर्चा, इस वर्ड को मार्क्स ने हाईलाइट किया। तो क्लासिकल में आते हैं तो हम
एडम स्मिथ से सीनियर मिल इत्यादि का जिक्र करते हैं। उसी तरीके से नियो क्लासिकल, फिर न्यू क्लासिकल, फिर किन्सियन, फिर न्यू किन्सियन इत्यादि। उसी तरीके से एक वर्ड और है कैमरालिज्म का। तो कैमर का मतलब बेसिकली कोस से होता है, ये ऑस्ट्रिया और वियना, इन अर्थशास्त्रियों का ग्रुप रहा। तो जो फिजियोक्रेट्स हैं वो फ्रांसीसियों का ग्रुप, मर्केटलिस्ट है वो ज़्यादातर अंग्रेजों का ग्रुप, क्लासिकल एडम स्मिथ और उनके फॉलोअर्स, न्यू क्लासिकल मार्शल पिगुकैनन, न्यू क्लासिकल में रैशनल एक्सपेक्टेशंस को मानने वाले लोग आते हैं, किन्सियन और किन्स के बाद के लोग। बाद में कंटेम्पोररी इकोनॉमिक्स तक ये मूवमेंट चला आता है। अब हम इन वर्ड्स को देखने के बाद हम मैक्रो इकोनॉमी की तरफ मूव करते हैं। मैक्रो इकोनॉमी, आप जानते हैं कि मैक्रो का मतलब बड़ा होता है, लार्ज। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हुए ये कहा जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ये एक अप्लाइड साइंस है। डार्नबुश फिशर और उनके जो उनके साथ के लोग थे, जिनको ऐसे लिखते हैं डार्नबुश एट ऑल, उन लोगों ने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एन अप्लाइड साइंस। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक इशूज कौन कौन से हैं? मैक्रो इकोनॉमिक इशूज ये कौन कौन से हैं? तो मैक्रो इकोनॉमिक इशूज में हम ऐसे लिखते हैं, स्टडी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रियल आउटपुट एंड प्राइस लेवल। उसी तरीके से मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशूज को अगर हम देखें तो उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस साइकिल, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बजटरी डेफिसिट एंड बीओपी डेफिसिट इत्यादि आते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक इशूज के बाद हम आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स पर। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स पर तो वेरिएबल्स में नेशनल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, मनी सप्लाई एंड डिमांड, मनी सप्लाई एंड डिमांड। चौथा जनरल प्राइस लेवल, और नेक्स्ट है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। अब अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेडिशंस को देखें कि किस तरीके के दो ट्रेडिशंस शुरू से चलते आ रहे हैं, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, टू मेन
traditions in macroeconomics, ये कौन कौन से हैं? तो ये जो ट्रेडिशंस हैं उसमें पहला है क्लासिकल का और दूसरा है कीनेशियन का। ये दो ग्रुप चले आ रहे हैं आज भी। ये इन दोनों ग्रुपों के जो फॉलोअर्स हैं वो आपस में इनमें डिबेट्स लगी रहती है। अब अगर हम क्लासिकल को लेकर के हम एडम स्मिथ को देखें तो एडम स्मिथ लेसेस फेयर पॉलिसी को मानते थे। लेसेस फेयर जिसको हम ऐसे कहते हैं लीव इट एलोन, यानी कि उसको फ्री छोड़ दीजिए, यानी फ्री मार्केट इकोनॉमी को ये सपोर्ट करते थे और कहते थे कि मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। लेकिन अगर इनके अपोजिट विचारधारा को देखें तो हमको कीन्सियन फ्रेमवर्क में दिखाई देता है कि कीन्स गवर्नमेंट के एक्टिव रोल की बात करते हैं, कहते हैं कि गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन हर हाल में मार्केट इकोनॉमी में होना चाहिए। अब इन दोनों के जो विचार हैं वो इस मामले में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कि रोल ऑफ द गवर्नमेंट कैसा हो। तो ये जहां लेस गवर्नमेंट की चर्चा करते हैं वहीं ये मोर गवर्नमेंट की चर्चा करते हैं कि गवर्नमेंट की भूमिका सशक्त रूप से होनी ही चाहिए। ये कहते हैं कि जहां कहीं बहुत जरूरी मुद्दे हों वहीं पे सरकार की भूमिका होनी चाहिए। इस मार्केट इकोनॉमी में सरकार के हस्तक्षेप को ये नहीं मानते थे। अब गवर्नमेंट के रोल को ही लेकर के एक नया डिबेट स्टार्ट हुआ और ये डिबेट 60 के दशक में 60s में दो तरीके का ग्रुप बना। एक तो बना मोनेटरिस्ट का जिसका फाउंडर फ्रीडमैन था, और एक दूसरा ग्रुप बना कीन्सियन का जिसमें साथ में मोडिग्लियानी एंड टॉबिन इत्यादि थे। ये दो ग्रुप बना आपस में, जिन ग्रुपों ने ये दिखाने की कोशिश किया कि सरकार की भूमिका किस तरीके से, सरकार की भूमिका को अगर हम रखते हैं तो मार्केट इकोनॉमी में किस किस तरीके के रिजल्ट्स देखने को समझ में आते हैं। पुनः गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से ही संबंधित अगला जो डिबेट हुआ 70s में, उसमें एक न्यू ग्रुप निकला जो न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। और ये 10 साल तक बड़ा इफेक्टिव रहा। 70 से लेके 1980 तक ये बड़ा इफेक्टिव रहा, जिसमें ल्यूकास, बैरो एंड सार्जेंट का नाम लिया जाता है। ये तीन बड़े नाम न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिस्ट, यानी ये जो इकोनॉमिक्स है इनसे संबंधित जो लोग थे उसमें ये तीन नाम बड़े चर्चा से लिए जाते हैं। और आज की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें ये बहुत हद तक इनके अपने कंट्रीब्यूशन दिखाई देते हैं, बहुत हद तक ये लोग प्रभावी हैं। 1980 के समय 80s में जो नई विचारधारा जन्म ली, यानी कि 1980 के समय 80s में ये न्यू
जनरेशन ऑफ स्कॉलर्स का रहा, जिसमें एक ऑर्लॉफ, डेविड रोमर, मैनक्यू, etc. बहुत सारे लोग थे, जिसमें उनका ये कहना है कि वो गवर्नमेंट को इंटरवेंशन को तो मस्ट नहीं कहते, बट वो ये कहते हैं कि अगर किसी भी इकॉनमी में गवर्नमेंट का रोल है तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो इकॉनमी को बेटर करने में अपना एक रोल प्ले कर सकती हैं। इन न्यू जनरेशन ऑफ स्कॉलर्स को हम ऐसे भी कहते हैं न्यू कीनीसियंस, न्यू क्लासिकल एंड न्यू कीनसियंस। अब हम इसको अगर इसे इस रूप में भी देखें कि यूज ऑफ मैक्रो अप्रोचेज इन डिफरेंट ग्रुप्स, तो डिफरेंट ग्रुप्स ने किस तरीके से मैक्रो अप्रोचेस का यूज किया। तो हम ये देखते हैं कि जो मर्केंटलिस्ट थे यानी वणिकवादी थे, उन्होंने मनी एंड गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में मैक्रो अप्रोचेस का यूज किया। साथ ही साथ फिजियोक्रेट्स जो प्रकृतिवादी थे, उन लोगों ने प्रकृतिवादी जो अर्थशास्त्री थे, उनके जो फाउंडर थे केने, फ्रांसिस केने, उन्होंने 1758 में फ्रांस के लिए एक इकोनॉमिक टेबल को कंस्ट्रक्ट किया, जिसमें उन्होंने मैक्रो अप्रोचेस का यूज किया। ठीक उसी तरीके से अगर हम मार्क्स को देखें तो मार्क्स ने सोसाइटी के लिए भी मैक्रो अप्रोचेस का यूज किया। अब अगर पूरी इकोनॉमिक हिस्ट्री को हम देखें तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ही मैक्रो से शुरू होती है। इसके अगले स्टेप में, इसमें जो इसके बाद जब हम मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि बेसिस क्या रहा कीन्सियन इकोनॉमिक्स का, बेसिस ऑफ कीन्सियन इकोनॉमिक्स। हम यहाँ इसलिए चले आए कि मैक्रो इकोनॉमी को बेटर तरीके से शुरू करने का काम चूंकि कीन्स ने किया, तो कौन कौन से वे ग्राउंड थे जिनसे कीन्स प्रभावित थे और क्यों कीन्स के कंट्रीब्यूशन को कीन्सियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसलिए हम इस बेसिस पर आ रहे हैं। तो बेसिस की चर्चा जैसे हम करते हैं तो हमको दो तीन बातें समझ में आती हैं। पहला कि कीन्स जहां केने से बहुत हद तक प्रभावित थे, केने के इकोनॉमिक टेबल से बहुत हद तक प्रभावित थे। दूसरी तरफ कीन्स माल्थस के थियरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड एंड थियरी ऑफ गल्ट या ओवर प्रोडक्शन, इससे बहुत हद तक प्रभावित थे। साथ ही साथ इंडियन फिलॉसफी जो शुरू से चलती आ रही थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये अवधारणा जो भारतीय दर्शन में चलती आ रही थी, यही अवधारणा गांधीयन फिलॉसफी का बेस बनी। और विनोबा भावे ने जो सर्वोदय का जिक्र किया था, सर्वोदय की मीनिंग हम सबके कल्याण से लगाते हैं, सर्वोदय को कहते हैं द वेलफेयर ऑफ ऑल। तो कीन्स इससे बहुत हद तक प्रभावित हुए
और चूंकि 1906 से लेकर के 1908 तक फाइनेंस मिनिस्ट्री में केन्स इंडिया में रहे, इनका उनके ऊपर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। ये सारी चीजें केन्सियन इकोनॉमिक्स का बेस बने। अब हम किसी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम को देखें तो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी की, तो हम देखते हैं जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की वो है स्टडी ऑफ वैल्यू डिटर्मिनेशन, यानी मूल्य का निर्धारण और इक्विलिब्रियम। ये किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम। अब हम आते हैं इसके टूल्स पर कि कौन कौन से टूल्स हैं। तो टूल्स दो टाइप के टूल्स में हम माइक्रो इकोनॉमिक टूल्स का जिक्र करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक टूल्स, मैक्रो इकोनॉमिक टूल्स का जिक्र करते हैं। जो माइक्रो इकोनॉमिक टूल्स हैं उनमें हम डिमांड की, सप्लाई की, प्राइस की चर्चा करते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट आ जाने के बाद उससे रिलेटेड मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल कास्ट से रिलेट करके प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन की हम चर्चा करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक टूल्स अलग हैं, और अगर उन्हीं को एग्रीगेट सेंस में ले लेते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक टूल्स कहलाते हैं, जिसमें हम जिक्र करते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट इत्यादि। अब अगर हम मॉडर्न टूल्स पर आए कि कौन कौन से मॉडर्न टूल्स हैं, तो मॉडर्न टूल्स में बेसिकली तीन तरीके के नामों को लिया जाता है। मॉडर्न टूल्स में एक में हम लॉजिक की चर्चा करते हैं, दूसरी तरफ हम मैथ्स की जिक्र करते हैं, तीसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जिक्र करते हैं। ये अपने अपने तरीके से लॉजिकल इंटरप्रिटेशन में एग्जैक्टनेस कम होने की वजह से मैथमेटिक्स को प्रधानता दी गई। मैथमेटिक्स के तमाम तरीके की चीज़ें जिसमें आप अपने बीए थर्ड ईयर के थर्ड पेपर से इन चीज़ों को देखेंगे, वो कंप्यूटर किस तरीके से इनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, इनको हम देखेंगे। ये मॉडर्न टूल्स कहलाते हैं। अब हम आते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, स्पेशली क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये कब कोलैप्स करता है? तो क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी अर्थशास्त्री रहे हैं, यानी ये पूरी थिंकिंग ये बेसिकली सप्लाई को फोकस करती है, कहती है कि ये इंपॉर्टेंट है। डिमांड पर इन लोगों का बहुत फोकस नहीं था। और सेज लॉ, जैसा कि हम जानते हैं कि सेज पहले कहते हैं कि पूर्ति अपनी मांग खुद न खुद सृजित कर लेती है, ऐसा इन लोगों का मानना था। सेज लॉ पर सबका बहुत ज्यादा चूंकि विश्वास था, जिसकी वजह से डिमांड से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ऐसा सब लोग मानते थे। फिर समय बीतने के साथ साथ एक समस्या दिखाई देती है ग्रेट डिप्रेशन की, जिसकी शुरुआत यूएस इकोनॉमी से दिखाई देती है। और ग्रेट डिप्रेशन के तमाम सारे कारण थे, जिसको हम कहते हैं 30s का दशक, यानी कि 1929 से विश्वव्यापी मंदी की शुरुआत होती है। विश्वव्यापी मंदी की जब शुरुआत हुई तो यूएस इकोनॉमी में बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर थी, और
इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व करने के संबंध में दुनिया के तमाम सारे देश अपने आप को असफल पा रहे थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर कीन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो उन्होंने 1936 में लिखी, इस किताब के माध्यम से उन्होंने ये प्रूफ कराया कि अगर हम मार्केट इकोनॉमी में रोल ऑफ द गवर्नमेंट की का चर्चा करें और रोल ऑफ द गवर्नमेंट, तो अर्थव्यवस्था से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसलिए कीन्सियन फ्रेमवर्क यानी कीन्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस तरीके का उपाय बताया पूरी दुनिया को, उसको अपनाने के बाद वैश्विक मंदी का दौर पूरी दुनिया से समाप्त हो गया और यहीं से एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन मार्केट इकोनॉमी स्टार्ट होता है। उसके बाद अगर हम कीन्सियन पीरियड को देखें तो ऐसे लिखते हैं लेट 1930s से लेकर के मिड 1960s, ये पीरियड रहा है कीन्स का पीरियड, जिसको हम कीनेशियन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं यानी कीन्सियन एरा के नाम से जानते हैं। एच.ई. हैरिस की एक किताब है जिसमें वो कहते हैं द कीन्सियन रिवोल्यूशन। अब हमको ये समझ में आता है कि मैक्रो इकोनॉमी को साइंटिफिकली डिफाइन किया प्रोफेसर जे.एम. कीन्स ने, और यहीं से मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बेटर तरीके से अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद पोस्ट कीन्सियन अगर डेवलपमेंट में हम देखें तो हमको 3-4 चीज़ें और समझ में आती हैं। पहला आता है पोस्ट कीन्सियन डेवलपमेंट, जिसमें पहला नाम समझ में आता है मोनेटरिज्म का, दूसरा नाम समझ में आता है नियो क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तीसरा आता है सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स का, और चौथा आता है न्यू कीन्सियन। अब हमको ये देखने में समझ में आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, यद्यपि हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट कहता है कि मैक्रो इकोनॉमी से ही शुरुआत होती है पूरी दुनिया की। आपने देखा कि मर्केंटलिस्ट किस तरीके से मैक्रो अप्रोचेज का यूज करते हैं, उसी तरीके से केने ने फ्रांस की जनता के लिए इकोनॉमिक टेबल को कंस्ट्रक्ट किया, उसी तरीके से सोसाइटी के लिए कार्ल मार्क्स ने खोज किया। अब चूंकि डेवलपमेंट ही मैक्रो इकोनॉमी से शुरू होता है, लेकिन उसकी साइंटिफिक व्याख्या विश्वव्यापी मंदी के बाद प्रोफेसर जे.एम. कीन्स ने स्टार्ट की और यहीं से मैक्रो ओरिजिनेट करता है। कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमी से कनेक्ट है, कौन कौन से वे एजम्पशंस हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो जैसे ही उन एजम्पशंस को हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं तो उनकी जो कमियां हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स दूर करता है। इसलिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहते हैं कि ये रियल वर्ल्ड में वो ज़्यादा यूज़फुल है, अप्लाइड सेंस में है, और तमाम सारे दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स का यूज किया है। बार बार हम जब आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम मॉडल्स का जिक्र करते हैं। मॉडल्स किसे कहते हैं, तो मॉडल्स को के लिए हम कहते हैं मॉडल इज ए पिक्चर एंड पिक्चर शोज रियलिटी। इसलिए हम इसको ऐसे जोड़ते हैं कि मॉडल शोज रियलिटी, यानी मॉडल जो होते हैं वो वास्तविकता को बताते हैं, दिखाते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स आज की डेट में, आज वर्तमान में हम मैक्रो इकोनॉमी का जिक्र करते हैं। इसको हम दो फ्रेम में और देखते हैं, थियोरेटिकल साइंस के रूप में
और पॉलिसी फ्रेमवर्क में रूप में भी। इससे संबंधित अभी हमने जो दूसरे वीडियो में जिन जिन चीज़ों का जिक्र किया वही कंटेंट के माध्यम से हम आप तक भेज देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। और जो इस दौरान, इस इंट्रोडक्शन के दौरान जिन चीज़ों को हमने छोड़ा है या हमें लगता है कहीं ना कहीं उन चीज़ों की कमी है, तो वे चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और चूँकि आप लोग थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप आज यहाँ हैं, अभी अगर ये कोरोना का पीरियड नहीं होता तो आप के क्लासेज रेगुलरली स्टार्ट हो गए होते। चूँकि अब ये गवर्नमेंट का निर्देश है हम सभी लोगों को कि ऐसे ही करना है, तो इसको किया जा रहा है। और आप अच्छे से पढ़ाई करिए, चूँकि अब बीए के बाद आपका आपको क्या करना है ये आपको तय करना है। इसलिए थर्ड ईयर के जितने भी पेपर्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, तीसरा आपका जो ऑप्शनल है स्टैटिस्टिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, उन सबको अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि इन्हीं सब से फिर आपका एक भविष्य तय होगा। बाकी जो चीज़ें हैं हम जब नेक्स्ट वीडियो की चर्चा करेंगे तो उसमें बता देंगे। अब तक जो कुछ हमने बताया इंट्रोडक्शन के रूप में पहले और दूसरे वीडियो में, ये सारी चीज़ें आपको ई कंटेंट के माध्यम से हम आपको उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू।